6 अप्रैल 1944 की सुबह वियतनाम के शहर सैगोन की हवा में नमक और जलते ईंधन की मिलीजुली गंध थी। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में धधक रही थी। उसी दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया हॉटचंद भावनानी गुरमुख सोभराज। पिता भारतीय सिंधी व्यापारी थे, माँ वियतनामी। ये बच्चा आगे चलकर चार्ल्स सोभराज के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। बचपन से ही उसका परिवार बिखरा हुआ था। माता पिता का रिश्ता तकरार और दूरी से भरा था। माँ ने कुछ ही वर्षों बाद एक फ्रांसीसी सैनिक से नया संबंध बना लिया। घर टूटा, रिश्ते बिखरे और ये बच्चा उन अदृश्य दरारों में फिसलता चला गया। असुरक्षा उसकी सबसे बड़ी धरोहर बन गई। उसने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि भरोसा कभी स्थायी नहीं होता और अगर खुद को बचाना है तो दूसरों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। कुछ समय बाद वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ फ्रांस चला गया। पेरिस की गलियां उसके लिए एक नया मैदान थी। यहाँ उसने दोहरी दुनिया देखी। बाहर से वो हमेशा सज धज कर चलता, जूते चमकते, कॉलर इस्त्री हुआ और चेहरे पर धीमी सी मुस्कान। स्कूल में सहपाठी सोचते कि ये शालीन और गंभीर लड़का है। दुकानदार उसे भरोसेमंद समझते, लेकिन अंदर से वह जान चुका था कि नियम और कानून केवल दिखावे की चीज़ है। असली हुनर ये है कि उन्हें तोड़ते हुए भी ऐसा दिखाओ जैसे तुम उनका पालन कर रहे हो। धीरे धीरे छोटे छोटे खेल शुरू हुए। कभी झूठ बोलकर किसी से सामान निकलवा लेना, कभी बाहर खड़ी साइकिल हड़प लेना, कभी नकदी पर उंगलियां फेर लेना। ये उसके लिए अपराध नहीं बल्कि अभ्यास था। दुनिया से खेलने की कला, और ये कला जितनी छोटी लगती थी उतनी ही ताकत उसमें छिपी थी। साल 1963 यही वह साल था जब पहली बार पुलिस की फाइलों में उसके नाम की मोहर लगी। अपराध, कार चोरी, छोटे डाके और धोखाधड़ी, ये उसकी गिरफ्तारी थी और शुरुआत उस सीढ़ी की जो आगे चलकर खून से रंगी होनी थी। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे चार्ल्स सोभराज ने हार नहीं मानी। उसने जेल को सजा नहीं, स्कूल बना लिया। वहाँ उसने सीखा कि हर माहौल को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है। वो गार्डों से विनम्र होकर मिलता, अफसरों के सामने सुधरते नौजवान का अभिनय करता और दूसरे कैदियों को छोटी मोटी मदद देकर उनका विश्वास जीत लेता। कभी किताबें हाथ में लिए रहता, कभी बीमार माँ की चिंता जताता और कभी खुद को बीमार बताकर सहानुभूति बटोरता। यही वो समय था जब उसकी मुलाकात हुई एक धनी और प्रभावशाली युवक फेलिक्स एस्कोने। यह रिश्ता जेल की दीवार से बाहर भी चला। इस संपर्क ने चार्ल्स को पेरिस की उच्च वर्गीय सभाओं और पार्टियों तक पहुंचा दिया। वहां उसने सीखा कि अच्छे कपड़े, सही शब्द और संतुलित मुस्कान कितने बड़े दरवाजे खोल सकती है। यह सब मिलकर धीरे धीरे उस शख्स को घड़ रहा था जो बाहर से बेहद सलीकेदार, पढ़ाकू और प्रभावी दिखाई देता था, मगर भीतर से अपने अपराधी रास्ते के लिए और अधिक निपुण होता जा रहा था। वो समझ चुका था कि बंदूक से ज्यादा ताकत किसी की आंखों में डाली गई नरमी और झूठी ईमानदारी रखती है। उसका पहला सबक साफ हो चुका था। सजा से बचना उतना मुश्किल नहीं जितना सजा के भीतर अपना खेल बनाना। चार्ल्स सोभराज वही खेल अब बाहर की दुनिया में खेलने के लिए तैयार हो रहा था। चार्ल्स सोभराज की जिंदगी ने 1969 में नया मोड़ लिया। पेरिस की भीड़ में शांटल कैम्पेनॉन नाम की लड़की मिली। वह पढ़ी लिखी सीधी लड़की, सुबह की साफ हवा की तरह। लेकिन चार्ल्स के दिल में तो तेजी से बदलती चालें और अनगिनत योजनाएं घुली थी। पहली मुलाकात से ही दोनों के रास्ते बंध गए। लेकिन बहुत जल्द चार्ल्स की किस्मत का टेढ़ा खेल सामने आया। गिरफ्तारी, चोरी की गाड़ी, नकली पेपर्स और पेरिस पुलिस के सवाल। कुछ समय बाद जमानत मिली और फिर 1970 में दोनों ने शादी की। शादी के तुरंत बाद चार्ल्स ने यूरोप छोड़ दिया। एशिया की राली, भारत के बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में बसे। वहाँ उनकी बेटी उषा पैदा हुई। लेकिन घर और पिता का किरदार निभाने की बजाय चार्ल्स रोज नई चालों की तलाश में रहा। गाड़ियों की हेराफेरी, विदेशी यात्रियों की जेबें और जौहरी दुकानों में झूठे रत्न। 1971 में वो ज्वेलरी चोरी में पकड़ा गया। जमानत पर भाग गया ग्रीस, जहां फिर से गिरफ्तारी हुई, लेकिन वहां से भी भाग निकला। 1973 की सुबह नई दिल्ली के अशोक होटल में वो सबसे सहज दिख रहा था।
लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब बदल गया। गहनों के केस खुले, सायरन बजा और चार्ल्स गिरफ्तार हुआ। पूछताछ के दौरान उसने खुद को बीमार बताया, अस्पताल में भर्ती हुआ, गार्ड को बहला फुसलाकर भागने की कोशिश की। भाग्य ने साथ दिया पर ज्यादा नहीं, फिर पकड़ा गया। पिता की मदद से जमानत हुई और वो अपने परिवार को लेकर काबुल चला गया। काबुल उस वक्त पश्चिमी युवाओं का हिप्पी ट्रेल था। सस्ते सफर, आध्यात्मिक खोज, नई तारीफें, चार्ल्स के लिए ये आसान शिकार थे। उसने फार्मेसी के नाम पर दवाएं दी, बेहोश होते यात्रियों के पासपोर्ट, नकदी और पहचान बदलकर खुद नए शहर में निकल पड़ता। भाई आंद्रे उसके साथ जुड़ गया। दोनों मिलकर धोखाधड़ी का नया पैटर्न रचते रहे, लेकिन ये साझेदारी जल्दी टूट गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन चार्ल्स की एक्टिंग और टाइमिंग ने उसे फिर निकल भागने में कामयाब बना दिया। आंद्रे तुर्की की जेल में चला गया। चार्ल्स पहचान बदलता रहा। जिंदगी में उसके रिश्तों का मतलब सिर्फ इस्तेमाल था। जब तक कोई फायदा है तब तक साथ। 1973 से 1975 तक चार्ल्स शोभराज लगातार देशों के नक्शे बदलता रहा। तुर्की, ईरान, ग्रीस और फिर दक्षिण पूर्व एशिया। ग्रीस में आंद्रे पकड़ा गया और तुर्की की जेल में लंबी सजा मिली, लेकिन चार्ल्स पहचान बदल, दाढ़ी बढ़ा, चश्मा पहना और हमेशा शहर बदलता रहा। 1975 में उसके अपराधों की सबसे चर्चित लहर शुरू हुई। थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया। वहां चार्ल्स कभी रत्न व्यापारी, कभी मेडिकल रेप, कभी सहानुभूतिपूर्ण मुसाफिर बनता। इसी दौर में उसकी जिंदगी में आई मैरी आंद्रे, एक नई कनेडियन महिला जिसकी मासूमियत को चार्ल्स ने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अजय चौधरी नाम का शख्स भी उसके साथ जुड़ गया, जो इशारे समझता, सवाल नहीं करता। बैंकॉक और पटाया में कई बैकपैकर गायब होने लगे। अक्टूबर 1975 में पताया समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश मिली, बिकनी पहनकर। उसका नाम था टेरेसा नोवल्टन। इसके बाद और लाशें मिली। विटाली हकीम, हैंक बिंटांजा, कॉर्नेलिया हैमकर, शर्मन कैरो। पीड़ितों की पहचान बदलकर चार्ल्स फिर से निकल जाता। इसी पैटर्न के कारण उसे बिकनी किलर कहा गया और दी सरपेंट, क्योंकि पुलिस से बचने और पहचान बदलने की उसकी चालाकी अद्भुत थी। उन मौतों की अफवाहें देश बदलती रहीं, मगर पुलिस के हाथ बार बार उसके करीब पहुंचकर भी फिसल जाते। चार्ल्स का तरीका एक जैसा था, अकेला थका अनजान मुसाफिर चुनना, दोस्ती, सलाह या इलाज देना, जरूरत के समय मदद करना और फिर वही मदद ही उसके लिए खतरा बन जाती। पीने वाली चीजों में दवा, गोली या इंजेक्शन। साल के आखिर में चार्ल्स और उसकी टीम नेपाल पहुंची। 21-22 दिसंबर 1975 को अमेरिकी पर्यटक कॉनी जो ब्रॉन्जिच और कनेडियन लॉरेन करियर मृत मिले। दोनों के शरीर जले हुए थे, कई जगह छुरी के निशान। चार्ल्स और मैरी आंद्रे ने उन दोनों के पासपोर्ट लेकर नेपाल से गायब होने में देर नहीं की। थाईलैंड लौटकर चार्ल्स को पता चला कि अब उसके कुछ पुराने साथी, 3 फ्रांसीसी दोस्त संदेह करने लगे हैं। उनके पास पीड़ितों के दस्तावेज मिल गए थे। डर के मारे वो पुलिस को सूचना देकर पेरिस चले गए। इसके बाद भारत में चार्ल्स ने अपनी टीम बनाई, बारबरा स्मिथ और मैरी एलन ईदर। अगला शिकार बना फ्रांसीसी पर्यटक जीन ल्यूक सोलोमन। उसे चोरी के दौरान बेहोशी की दवा दी गई, पर गलती से वो मर गया। जुलाई 1976 में नई दिल्ली में चार्ल्स और उसकी टीम ने फ्रांसीसी छात्रों के ग्रुप को अपने टूर गाइड के रूप में झांसा दिया। उन छात्रों को उसने दस्त की दवा का बहाना देते हुए नशीली गोलियां दे दी, पर दवा तेज असर कर गई। कुछ छात्र बेहोश, कुछ को उल्टी। 3 छात्रों ने चार्ल्स को काबू किया और पुलिस को बुलाया। इसी के साथ उसका सफर थाईलैंड, नेपाल, भारत की सीमा के बीच करीब करीब गूंजता एक नाम बन गया। बिकनी किलर, वो इंसान जिसने खुद को बचाने के लिए हर नियम, हर भरोसा तोड़ दिया। अपराधों, पहचान और छल की ये श्रृंखला उस दिन तिहाड़ जेल की दीवारों के भीतर बंद हो गई। चार्ल्स शोभराज को 1976 में नई दिल्ली में पकड़ा गया। उसकी टीम में साथियों में मैरी आंद्रे, अजय चौधरी, बारबरा स्मिथ, मैरी एलन ईदर, सबको अलग अलग सजा हुई। तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के भीतर उसकी चालें कम नहीं हुई। वो जेल के स्टाफ के साथ मिलकर व्यवहार करता, पढ़ाई का दिखावा करता, कई बार बीमार का नाटक, वकील ढूंढना, कैदियों को किताबें बांटना आदि। वर्षों तक मुकदमे चले, हत्या, जहर, चोरी, सब गिनती से बाहर। तब तक थाईलैंड की सरकार उसके खिलाफ बड़े आरोप लगा चुकी थी। भारत ने भी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, मगर चार्ल्स शोभराज को पता था कि उसके अपराधों की सजा थाईलैंड में मौत है। वहाँ के कानून बेहद सख्त हैं। 1986 आ गया। जेल जीवन के पूरे 10 साल हो चुके थे।
चार्ल्स ने तिहाड़ के भीतर ही भागने की योजना शुरू कर दी और 16 मार्च 1986 को वो दिन भी आ गया। उसने जेल के कर्मचारियों को मिठाई, फलों और कस्टर्ड में मिलाकर नशे की गोलियां खिलाई। सभी बीमार पड़ गए। चार्ल्स और उसके साथी मात्र 20 मिनट में प्लान पूरा कर बाहर निकले। मेडिकल गेज से कर्मचारियों को बांध दिया, कार मंगाई और निकल पड़े। पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दर्जनों जगह छापे डाले। 22 दिन बाद गोवा के एक मशहूर रेस्टोरेंट में चार्ल्स पकड़ा गया। उसकी जेल की सजा 10 साल और बढ़ गई और दिलचस्प बात यह है कि वही उसकी योजना थी। वह जानता था कि अगर भारत में ही रहा तो थाईलैंड के केस समय सीमा पार कर जाएंगे और वो एक्स्ट्राडिशन से बच जाएगा। साल 1997 52 वर्ष का चार्ल्स तिहाड़ से रिहा हुआ। उसके खिलाफ कई वारंट, गवाह और सबूत अब पुराने हो चुके थे। भारतीय सरकार ने फ्रांस भेज दिया। पेरिस में चार्ल्स अब आराम वाली जिंदगी में लौट गया। मीडिया इंटरव्यूज के पैसे लेने लगा, फिल्म राइट्स बेचे, उसके बारे में जिज्ञासा का सौदा चल पड़ा। लेकिन 2003 में उसने फिर एक अप्रत्याशित कदम लिया, नेपाल लौट आया। काठमांडू के कैसीनो में उसे एक पत्रकार ने पहचान लिया। पुलिस ने पुराने केस फिर खोल दिए। 1975 की हत्या, कॉनी जो ब्रॉन्जिच, लॉरेन कैरियर, उनके जले हुए शरीर, पासपोर्ट चोरी अब भी मौजूद थे। डच राजदूत हरमन किनपेनबर्ग द्वारा जुटाए फोटोकॉपी सबूतों के कारण चार्ल्स को सितंबर 2003 में काठमांडू कैसीनो से गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त 2004 को काठमांडू जिला अदालत ने उसे कॉनी जो ब्रॉन्जिच की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। चार्ल्स ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर फैसले को बरकरार रखा गया। नेपाल की जेल में उसका बुढ़ापा और बीमारी का दौर शुरू हुआ। दिल की बीमारी, स्टंट ऑपरेशन, जो कभी दूसरों को दवा की आड़ में मारता था, अब खुद दवा पर निर्भर था। साल 2008 में उसने जेल के भीतर निहिता विश्वास नाम की लड़की से शादी की बात कही। साल 2014 में कोर्ट ने उसे एक और हत्या मामले में दोषी ठहराया, लॉरेन कैरियर की हत्या। उम्र, बीमारी और कानून के पेचों के बीच चार्ल्स सोबराज ने बार बार कहा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। मगर अदालत, दस्तावेज, तिथि और सबूत चुपचाप उसकी सजा को आगे बढ़ाते रहे। चार्ल्स सोबराज की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंची है जब वो नेपाल की जेल में कैद था। चार्ल्स की उम्र बढ़ चुकी थी और बीमारी ने उसे पकड़ लिया था। उसके कंधों पर कई सालों की सजाओं का बोझ था। दिल में स्टंट लगे थे, कई बार ऑपरेशन हुए और वो दवाओं पर निर्भर हो गया था। लेकिन उसकी जुबान कभी चुप नहीं रही। वो बार बार दावा करता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। पर अदालत के लिए ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती थी। नेपाल की अदालत ने 2014 में उसके खिलाफ एक और हत्या मामले में सजा सुनाई। वो अब 2 दर्जन से ज्यादा अपराधों में दोषी था, जिनमें हत्या, जहर देना, धोखे और चोरी शामिल थे। चार्ल्स की जिंदगी जेल की 4 दीवारों के बीच सिमट गई, लेकिन उसके भीतर का खेल खत्म नहीं हुआ था। फिर एक दिन 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसके ठीक से इलाज और उम्र के आधार पर रिहाई का आदेश दिया। 2 दिन बाद 23 दिसंबर 2022 को उसे नेपाल की जेल से रिहा किया गया और फ्रांस भेजा गया। लेकिन एक शर्त थी कि वो नेपाल वापस नहीं आएगा। रिहाई के बाद चार्ल्स फिर वही कर रहा था जिसमें वो माहिर था, अपनी कहानी का क्यूरेशन। वो मीडिया से मिलने लगा, इंटरव्यू देता, अपनी सच्चाई खुद बताता। वो कहता कि फिल्मों और धारावाहिकों ने उसे गलत दिखाया है और कहानी का यही पक्ष केवल वही जानता है। चार्ल्स ने साबित कर दिया था कि कहानी किसकी है। ये अक्सर वही तय करता है जो सबसे ज्यादा धैर्य से बोलता है और सबसे कम कहता है। चार्ल्स का व्यक्तित्व जटिल था। वो अपने शिकारों को समझता था, उनके भरोसे को जीतता, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाता। उसे किनारे लगाकर सोचना था कि वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वो मौत की ओर बढ़ रहा था। चार्ल्स सोबराज सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक परछाई की तरह समाज के अंदर उस कमी और कमजोरी का आईना था जो लोग देखना नहीं चाहते थे। वो दिखाता था कि बुराई कभी कभी सूट पहनकर आती है, मुस्कुराती है और आपकी मदद भी करती है। यही कारण था कि उसे द सरपेंट कहा गया, क्योंकि वो सीधे नहीं लिपट कर काटता था। आज चार्ल्स सोबराज की जिंदगी के ये साल खतरनाक अपराधों के इतिहास में दर्ज हैं।
और उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कीमती चीज भरोसा नहीं, वो सबसे नाजुक भी होती है। जब ये हथियार बन जाती है तो घाव गहरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने खुद के चैनल द फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।